तो नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था जो है वह एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार होती है। क्या होती है? सरकार होती है। और इस सरकार की जो हैं 3 अंग हैं मुख्यतः। क्या है? जो भारतीय शासन व्यवस्था जो है, इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है, इस गवर्नेंस सिस्टम के जो है सरकार जो है इसके 3 मुख्य काम हैं। क्या हैं? 3। एक है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून का निर्माण। दूसरा जो है कानून का क्रियान्वयन, कानून का क्रियान्वयन। सही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो सरकार का दूसरा काम होता है क्या करना? कानून का क्रियान्वयन करना। और तीसरा काम है विवादों का समाधान करना। क्या है? विवादों का समाधान करना। सही है, क्या करना? समाधान करना, अर्थात न्याय प्रदान करना। सही है, क्या करना? न्याय प्रदान करना। समझ में आया? कानून के निर्माण करने वाली जो संस्था होती है, इस संस्था को हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और कानून के क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था होती है, इसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और विवादों के समाधान करने के लिए जो संस्था होती है, इसे हम न्यायपालिका कहते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिए विद्यार्थियों। तो जो लेजिस्लेटिव है, क्या है? लेजिस्लेटिव, इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं और इसे हम जुडिशियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियरी। अब जो विधायिका होती है भारत के अंदर, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर देखें तो इसे हम संसद कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। सही है। और कार्यपालिका को हम संघीय कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका को जो है हम, सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर यदि हम देखें तो इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। भारत में हमने इस दोनों टॉपिक पर आप एक चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में? भारतीय न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में? भारतीय न्यायपालिका के बारे में। यदि हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखेंगे कि भारत में जो है न्यायपालिका जो है वह एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। सही है, क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। समझ में आया? क्या है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वह है क्या है? इंटीग्रेटेड है। अर्थात जिले से लेकर के ऊपर तक, सही है, सबसे नीचे जिला न्यायालय होता है, इसके बाद जो है उच्च न्यायालय होता है और इसके बाद लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय होता है। अर्थात भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वह शंकु आकार की है। क्या है? शंकु के आकार की है। मतलब जो है भारत में जो न्यायपालिका है वह क्या है? जुड़ी हुई है। सही है। बहुत सारे न्यायालय, जिला न्यायालय हैं, फिर उच्च न्यायालय हैं और सबसे लास्ट में है सर्वोच्च न्यायालय, जो एक है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। तो इस तरीके से हम देखें एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। लेकिन ध्यान रखना कि ये है कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 50, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को हर समय क्या रखे? सेपरेट। सही है, क्या मैंने कहा? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही क्या हैं? सेपरेट हैं। भारत के अंदर ये सिद्धांत अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? भारत में सिद्धांत अपनाया गया है
कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही अलग होंगी। मतलब न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्य कार्य होगा न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना? न्याय प्रदान करना। अर्थात तो अगली विशेषता क्या है कि भारत में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। सही है? क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। वैसे तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि जहां जो या दो से अधिक सरकारें होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका ने अपनी सहूलियत के लिए जो है ऊपर से नीचे तक न्यायालय बना रखे हैं, जिसका मेन काम है न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना? न्याय प्रदान करना, अर्थात विवादों का समाधान करना। तो आपसे यह है, जब संघात्मक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह भारतीय न्यायपालिका जो है एकात्मकता के लक्षण को दिखाती है। क्या है? यूनिटरी सिस्टम को दिखाती है। क्या है? यूनिटरी सिस्टम को दिखाती है कि न्याय यूनिटरी सिस्टम का मतलब जहां पर क्या हो? मजबूताई हो। सही है? इंटीग्रेटेड एक सही है सेपरेट तरीके से क्या करे? कार्य करे। सही है? तो इसीलिए भारत में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका अपने आप में क्या है? एक शक्तिशाली संस्था है। सही है? क्या है? शक्तिशाली क्या है? एक संस्था है जिसका काम है न्याय प्रदान करना, विवादों को समाधान करना। एकात्मक शासन व्यवस्था में अक्सर संस्थाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में एक दूसरे के प्रति क्या होता है? उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं, जवाबदेहिता निर्धारित होती है, जहां लेकिन एकात्मकता की कंडीशन में नहीं है। न्यायपालिका एक तरीके से स्वतंत्र तरीके से कार्य करती है, इसीलिए एक मजबूत संस्था है। इतनी मजबूत है कि न्यायपालिका की आलोचना भी नहीं की जा सकती, उसकी गलतियां भी नहीं निकाली जा सकती, उसके द्वारा दिए गए आदेश कोई किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह कोड ऑफ कंडक्ट माना जाता है। इसीलिए भारत में जो न्यायपालिका है वह एक मजबूत न्यायपालिका है। सही है? तो इतनी बातें याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट हैं बच्चों, ये सब आपको पूछे जाते हैं कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एकात्मकता का लक्षण है। उसमें यदि एग्जाम्पल हो भारत की एकीकृत न्यायपालिका तो आप इसका मतलब वो लगा दें। सही है? कोई डाउट? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब मैंने आपसे बताया है कि आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक होकर के कार्य करेंगे। सही है? न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सही है? इतना है कि न्यायपालिका द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उन निर्णयों की चर्चा भी नहीं की जा सकती कार्यपालिका में या विधायक। सही है? क्या है? इतनी बात आपको क्या है? ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हम बताएंगे आपको न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका के बारे में आपसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सही है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपका काम है अच्छे से नोट्स बनाना। ध्यान रखिएगा, एग्जाम वर्तमान में वही निकाल पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी। सही है? मैंने आपको क्या बताया है कि भारत की जो न्यायपालिका है एकीकृत न्यायपालिका है,
एकीकृत न्यायपालिका है। मैंने कहा आपसे भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमने बताया भारत की न्यायपालिका एकात्मकता के लक्षण को शो करती है। हमने बताया भारत की न्यायपालिका शंकु आकार की है। शंकु आकार कैसी है? शंकु आकार की है। समझ में आया? क्या है? शंकु आकार की है, अर्थात इस तरीके से सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय। इस तरीके से ये कार्य करते हैं। जुड़ी हुई इसी वजह से हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन इन सभी न्यायालयों को करना होता है। ये न्यायालय उच्च न्यायालय मतलब जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को निर्देश नहीं दे सकता, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश नहीं दे सकता। इसीलिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक मजबूत न्यायालय है। सही है। तो हम पहले आपसे जिस न्यायालय के बारे में बात करेंगे वह बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? क्या मैंने कहा? इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भाग 5 में इसकी चर्चा है। किसमें है? भाग 5 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में। कहाँ? 124 से लेकर के 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या है? चर्चा की गई है। सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ध्यान से क्या करना है आपको? सुनना है। समझ में आया? कोई डाउट? सही है। ध्यान रखना है कि ये जो व्यवस्था है स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है यह कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से इसको क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया है। समझ में आया? तो भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय। तो सबसे है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सही है। मैंने क्या कहा? इसकी चर्चा भाग 5 में की गई है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में। सही है। किसके बीच में? 124 से लेकर के 147 के बीच में। सही है। जिसका अनुच्छेद 124 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में है। किसके बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय। सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय सही है का गठन की स्थापना का स्थान। सही है। स्थान समझ में? गठन कैसे किया जाएगा, इसकी स्थापना कहां पर इसका लोकेशन होगा। सही है। कब स्थापना इसकी की गई है। समझ में आया? कोई डाउट? सही है। हाँ, अगली चीज क्या है? इसके जो न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होंगी। सही है। न्यायाधीशों को नियुक्त कैसे किया जाएगा। कोई डाउट? सही है। इसी तरीके से अगला इनका कार्यकाल कितना होगा। सही है। कार्यकाल कितना होगा न्यायाधीशों का, न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, इन सब के बारे में जो है इस सही है। इनको शपथ, हाँ एक और चीज है, इनको शपथ कौन दिलवाएगा,
इन सब के बारे में आर्टिकल जो है 124 में चर्चा की गई है। क्या की गई है? आर्टिकल 124 में चर्चा की गई है। तो हम आपको 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई, स्टैब्लिशमेंट किया गया। सही है, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ अर्थात भारत गणतंत्र बना, उसी दिन से भारत में सुप्रीम कोर्ट बन गया। क्या बन गया? लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वह हुआ 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ? इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन जो है, इनॉग्रेशन है, वह हुआ 28 जनवरी 1950 को। सही है, समझ में आया? ध्यान रखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट था पहले से ही मौजूद था। सही है, इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। समझ में आया? इसकी बैकग्राउंड जो है, लेकिन भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय अर्थात एकीकृत न्यायपालिका, इन सब की एक साथ व्यवस्था कब लागू हुई? जब संविधान बन गया। क्या बन गया? संविधान बन गया। अब इसका उद्घाटन जो है संविधान लागू होने के दिन बन तो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया, लेकिन इसका जो इनाग्रेशन है, उद्घाटन है, इसकी जो प्रारंभ है वह कब से हुआ? 28 जनवरी 1950 से। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है। अब है आर्टिकल 124 में अगली बात की गई है, इसका जो स्थान है वह कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका स्थान? नई दिल्ली में है। सही है, कहाँ है? नई दिल्ली में इसका जो है सुप्रीम कोर्ट है। समझ में आया? हालांकि राष्ट्रपति की अनुमति से, किसकी? राष्ट्रपति की। हालांकि राष्ट्रपति की अनुमति से, क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति से। सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सीजेआई बोलते हैं जिसे, कहीं भी भारत के कहीं किसी भी, सही है, किसी भी स्थान पर सुनवाई करने का परमिशन दे सकता है। क्या दे सकता है? परमिशन दे सकता है। समझ में आया? अभी तक, और ये वाली बात कही है, अनुमति से क्या सकता है? परमिशन दे सकता है। सही है, ये वाली बात कही है आर्टिकल 130 में। यदि इसकी आर्टिकल 130 की बात करें तो आर्टिकल 130 का अभी तक 2 बार उपयोग हुआ है, और ये जो उपयोग है ये कहाँ है? एक बार हैदराबाद में इसकी मीटिंग हुई है, मतलब सुनवाई की है। कहाँ की है? हैदराबाद में सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा श्रीनगर में। सही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से अभी तक कितनी जगहों पर, कहाँ पर सुनवाई हो चुकी है? तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ? हैदराबाद और दिल्ली। सही है। अगली बात कहें, अब है न्यायाधीश, अब है इसका गठन कैसे होता है। तो मूल संविधान में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? मूल संविधान में ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। सही है, ध्यान रखना, ये सारी बातें किस में हैं? आर्टिकल 124 में ही है। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। सही है। हालांकि इसे जो संख्या है, इस संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हालांकि इस संख्या में क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, और यह बदलाव करने का जो जिसको पावर है वह है संसद। संसद जो है इन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो एक रहेगा हर समय, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या में क्या हो सकता है?
परिवर्तन किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के कानून के माध्यम से। किसके माध्यम से? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय कानून बना के इसमें क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। तो वर्तमान में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है वो इस समय 33 है। कितनी है? ध्यान रखना कि वर्तमान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। समझ में आया? क्या है? अन्य न्यायाधीश है। इतनी बात आपको याद है? सही है। आर्टिकल 124 सही है। तो ये हो गया गठन। अब देखिए, और ये एक जो 33 संख्या है अचानक नहीं, ये कई बार कानून बना के संशोधन करके क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली यदि हम बात करें, अगला, यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश बनना चाहता है तो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? यह योग्यताएं भी इसी आर्टिकल में बात की गई है। आर्टिकल 124 3 के अंदर योग्यताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? योग्यताएं बताई गई हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए, क्या बनने के लिए? न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सही है। तो पहला तो योग्यता क्या है कि वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, ये पागल होना, मूर्ख होना, ये तो जेन्युइन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सही है। तो क्या है? पहला है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली बात क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है, तो इसकी पहली जो क्वालिफिकेशन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। इसके अलावा वह एक या अधिक उच्च न्यायालय, यहाँ ध्यान रखना एज की बात नहीं की गई है, वह क्या है? एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय। कहाँ? उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक या अधिक उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में क्या रह चुका हो? 5 वर्ष तक क्या रहे हो? न्यायाधीश रहा हो। कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। सही है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो एक या अधिक उच्च न्यायालय में क्या रह चुका है? 5 वर्ष तक क्या रह चुका है? न्यायाधीश रह चुका है, जज रह चुका है, तो वह व्यक्ति क्या बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या मतलब एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। ध्यान रखना, इनमें से कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए, या ये या ये। सही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की नज़र में वह पारंगत विधिवेत्ता, मतलब हाई लेवल की नॉलेज रखता हो। क्या हो? अगला, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। सही है। क्या हो? सही है। पारंगत क्या हो? मतलब ज्यूरिस्ट हो, जबरदस्त, डिस्टिंक्शन वाला। सही है। हाई नॉलेज वाला कौन होना चाहिए? कानून का कोई ज्ञाता व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है? न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर एज से कोई लेना देना नहीं है।
सही है, क्या है, एज से कोई लेना देना नहीं है, बस वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, और या फिर राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अंदर ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, ये योग्यताएं, क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। सही है, तो लिख लीजिए इसको। सही है, लिख लिए। अब देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय, अगला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश कोई बनता है तो उसका कार्य